गाइस, कैसे हैं सभी। आशा करता हूं कि सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि हमने अपनी हिंदी विषय की पिछली वीडियो के अंतर्गत पढ़ा था हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास में कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो थोड़ा सा रिकॉल हम कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति जो है ईरानी भाषा से हुई थी। ईरानी लोगों ने जो है सर्वप्रथम सिंधु नदी को जो है हिंदू के नाम से संबोधित किया था और इसी हिंदू शब्द से हिंद शब्द की उत्पत्ति हुई थी और हिंद शब्द से जो है आपका हिंदवी शब्द आया और हिंदवी शब्द से हिंदी शब्द की जो है उत्पत्ति हुई। ठीक है साथियों, उसके बाद में हमने पढ़ा था कि हिंदी भाषा का जो है विकास वह कैसे कैसे हुआ। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत के अंतर्गत सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा है। तो संस्कृत भाषा से ही जो है हिंदी का विकास हुआ था। यदि हम बात करें इसके कालक्रम की तो सर्वप्रथम संस्कृत भाषा, संस्कृत से जन्मी आपकी पाली भाषा, पाली भाषा से आपकी प्राकृत, प्राकृत से आपकी अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट और अवहट से हिंदी भाषा। तो यह जो है हमारा हिंदी भाषा का विकास इस तरह से हुआ था। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि भारत के अंतर्गत यदि हम बात करें तो मुख्यतः 4 भाषा परिवार जो है आते हैं। इसमें सर्वप्रथम भारोपीय भाषा परिवार और द्वितीय आपका द्रविड़ भाषा परिवार और तीसरा आपका ऑस्ट्रिक और चौथा आपका चीनी तिब्बती। जैसा कि हमने पढ़ा था कि यदि हम भाषा परिवार के प्रतिशत की बात करें तो 73% भाषा परिवार जो है वह भारोपीय भाषा परिवार है और आपका 25% यानी कि 25% जो है वह द्रविड़ भाषा परिवार है और 1.7 जो है वह आपका 1.3% जो है वह आपका ऑस्ट्रिक भाषा परिवार और 0.7% जो है वह आपका चीनी तिब्बती भाषा परिवार है। ठीक है साथियों, इसके बाद में हमने जो है पढ़ा था हिंदी भाषा का उद्भव विकास के अंतर्गत जो हिंदी भाषा की जो उपभाषाएं हैं या जो बोलियां हैं वह जो है हमने उनके अपभ्रंश के अंतर्गत 6 प्रकार हम लोगों ने पढ़े थे, जिसमें हमारा आपका शौरसैनी, मागधी, अर्धमागधी, आपका महाराष्ट्री और खस और प्राचड़। ठीक है साथियों, इसके अंतर्गत भी जो है इनकी बोलियां जो है आती हैं और उसमें हमने पश्चिमी हिंदी के बारे में जो है पढ़ चुके थे। आज हम जो है पश्चिमी हिंदी के बाद शौरसैनी जो भाषा है उसमें पश्चिमी हिंदी के बाद आती है हमारी राजस्थानी भाषा। ठीक है, तो राजस्थानी भाषा को भी यदि हम देखें तो इसका 4 भागों में वर्गीकरण किया गया है। यदि हम दिशाओं के आधार पर देखें तो पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। हम बात करते हैं यदि आपकी पूर्वी राजस्थानी, तो पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत हमारी जयपुरी आती है और पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत हमारी मारवाड़ी आती है। हमारी उत्तरी राजस्थानी के अंतर्गत मेवाती आती है और दक्षिणी राजस्थानी के अंतर्गत हमारी मालवी आती है। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थानी जो भाषा है इसका भी जो है 4 प्रकारों में जो है इसका वर्गीकरण किया गया है, जिसमें हमारी जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। यदि हम बात करते हैं, हमने पढ़ा भी है अपनी हिंदी की पुस्तकों में, तो पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत यानी कि जयपुरी जो लैंग्वेज है उसमें जो सबसे प्रसिद्ध कवि यदि कोई रहे हैं तो वह चंद्र बरदाई और मीराबाई रहे हैं। इसके बाद आता है हमारा गुजराती भाषा। तो गुजराती भाषा कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि जो गुजरात राज्य में जो बोली जाती है वह हमारी गुजराती भाषा है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा मागधी भाषा। मागधी भाषा में सर्वप्रथम है बिहारी। बिहारी भाषा को यदि हम देखें तो बिहारी भाषा मागधी भाषा के अंतर्गत बिहारी भाषा को भी 3 भागों में इसका वर्गीकरण किया गया। तो बिहारी के अंतर्गत यदि हम देखें तो मगही, मैथिली और आपकी भोजपुरी। ठीक है, तो मगही जो है वह सीधे सीधे हम मगध की बोली भी कह सकते हैं। जब हम जो है बुद्धिज्म को पढ़ते हैं तो उसमें तथागत गौतम बुद्ध के जो पिता थे वह जो है मगध के नरेश यानी कि उसमें जो है हम लोगों ने पढ़ा, तो उसमें मगध की बोली जो है यह मगही भाषा कही जाती है, मगही बोली जाती है। तो इसके अंतर्गत यदि हम क्षेत्र की बात करें तो आपका पटना, गया यानी कि जहाँ आपका गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था, पटना, गया और हजारीबाग, यह क्षेत्र जो है हमारी मगही बोली के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है हमारा मैथिली। मैथिली के अंतर्गत सीधा सीधा आपका मिथिला का जो क्षेत्र कहलाता है वह मैथिली के अंतर्गत आता है। इसमें यदि हम बात करें तो दरभंगा, मुजफ्फरपुर, आपका पूर्णिया, मुंगेर और भागलपुर, यह क्षेत्र जो है हमारे यह मैथिली क्षेत्र के अंतर्गत, मिथिला क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है हमारा भोजपुरी।
भोजपुरी जो है यह एकमात्र ऐसी बोली है जिसको अंतर्राष्ट्रीय बोली का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, इसके बाद इसमें जो है जो सबसे प्रसिद्ध कवि जो रहे हैं वह कबीरदास रहे हैं। कबीरदास के जैसे आपने साखी शबद जो है रमैनी, इन जो है उनके जो यह कृतियाँ थी जो उन्होंने जो है दोहे वगैरह जो बोले थे उसमें जो है सीधे सीधे भोजपुरी जो बोली है उसका प्रयोग उन्होंने अधिकांशतः किया था। तो इसमें यदि क्षेत्र की बात करें हम तो बस्ती, गोरखपुर, आपका देवरिया, गाजीपुर, बलिया, बनारस, छपरा और चंपारण। यहाँ हम देखते हैं कि छपरा और चंपारण जो है यह बिहार के राज्य के क्षेत्र हैं, जबकि आपका बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, आपका गाजीपुर, बलिया और बनारस यह जो है उत्तर प्रदेश के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है साथियों, और यहाँ जो हमारे यह कबीरदास जो कवि थे इनको अनपढ़ कवि की उपाधि भी दी गई थी, इनको अनपढ़ कवि भी कहा जाता था। अब इसके बाद आती है आपकी बांग्ला, उड़िया और असमिया। तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि बांग्ला जो है भाषा है जो बोली है यह है बांग्लादेश में, यानी कि वेस्ट बांग्लादेश के का जो क्षेत्र है जो वेस्ट बंगाल जो कहलाता है, जो हमारे अब भारत में स्थित है। पहले जो है यह टोटल जो है बांग्लादेश और यह वेस्ट बंगाल जो है पूरा जो है बंगाल का क्षेत्र था। इसको जो है जब डिवाइडेशन हुआ, जब बांग्लादेश अलग हो चुका था तो इसको हम वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल के नाम से हम जानने लगे। तो बांग्ला जो बोली है जो भाषा है वह वेस्ट बंगाल के अंतर्गत बोली जाती है। उसके बाद में आपकी उड़िया भाषा, उड़िया यानी कि जो उड़ीसा के क्षेत्र में, उड़ीसा राज्य क्षेत्र में जो है बोली जाती है वह उड़िया कहलाती है। उसके बाद है आपकी असमिया। असमिया यानी कि सीधे सीधे जो हमारी असम में बोली जाती है वह जो है असमिया कहलाती है। अर्धमागधी, अब अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी के अंतर्गत भी 3 जो है डिवाइडेशन किए गए हैं। इसमें हमारा अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो यदि हम सबसे पहले जो है इसमें बात करते हैं हम पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपकी जो है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी की, तो इसमें सर्वप्रथम जो है अवध का जो क्षेत्र है, अवध का क्षेत्र जो है हमारे माइंड में आते ही हम सीधा सीधा इसको रिलेट करते हैं गोस्वामी तुलसीदास से, क्योंकि उन्होंने जो है अवधी भाषा में ही अपनी रचनाएं अधिकांशतः लिखी। तो हम यदि बात करें कि तुलसीदास द्वारा सबसे जो प्रमुख जो उनके द्वारा लिखी गई रचना थी वह थी रामचरितमानस। ठीक है, और इसके जो अवधी भाषा के जो प्रसिद्ध कवि हैं वह तुलसीदास ही रहे हैं। और इसके बाद मलिक मोहम्मद जायसी को जो है अवधी भाषा का प्रमुख कवि माना गया है। यदि हम बात करें इसके क्षेत्र की तो अवधी भाषा क्षेत्र के अंतर्गत हमारा लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, बहराइच, फैजाबाद, उन्नाव और आपका रायबरेली, ये क्षेत्र जो है हमारे अवधी भाषा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है हमारा बघेली। बघेली यानी कि जो बघेलों का क्षेत्र था, जो बघेल राजा थे उनका जो क्षेत्र था, इसका केंद्र जो है रीवा था। और रीवा जो है बघेल राजाओं की राजधानी भी कहलाती थी। इसके अंतर्गत आपका नागौर, सतना, शहडोल और आपका मेहर, यह क्षेत्र जो है हमारे बघेली के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य, और छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत हमारे जो क्षेत्र हैं जिनमें जो है छत्तीसगढ़ी भाषा यानी कि बोली का प्रयोग किया जाता है, उसमें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, आपका रायगढ़, राजनांदगांव, कांकेर और कोरबा। तो जैसा कि हमने अभी ये सारा वर्गीकरण अपभ्रंश के 6 प्रकारों के अंतर्गत हमने जो है पढ़ा। इसके बाद आता है हमारा महाराष्ट्री जो चौथे नंबर पर है। महाराष्ट्री यानी कि महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत जो भाषा बोली जाती है वह महाराष्ट्री कहलाती है, यानी कि मराठी कहलाती है। इसके बाद हमारा खस के अंतर्गत पहाड़ी भाषा जो पहाड़ी हिंदी, इसको हम लोगों ने जो है पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। इसको भी जो है हमारा 2 भागों में जो है इसका वर्गीकरण किया गया था। और उसमें भी जो है उसके अंतर्गत 2 भाग थे हमारे, जिसमें हमने इसको जो है खसों के अंतर्गत पहाड़ी हिंदी को जो है जाना था। उसके बाद हमारी विराचड़ के अंतर्गत हमने जो है हम देखते हैं कि हमारा जो पंजाब का जो क्षेत्र है यानी कि हमारी पंजाबी भाषा, और जो है हमारे पाकिस्तान का जो बॉर्डर है और वहाँ आपकी सिंधी भाषा का जो है प्रयोग होता है। तो सिंधी और पंजाबी भाषा जो है हमारी विराचड़ के अंतर्गत आती है। ठीक है साथियों, तो अभी तक हमने जो पढ़ा वह हिंदी भाषा का उद्भव और विकास के बारे में हमने जाना। और यदि हम देखें
कि आपका अपभ्रंश के अंतर्गत जो इसके काल थे वह भी जो है 3 थे, यानी कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आपकी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। यदि हम बात करें प्राचीन काल की भारतीय आर्य भाषा की, तो उसका जो काल था वह 1500 ईसा पूर्व से हमारा 500 ईसा पूर्व तक का जो है रहा था। और उसके अंतर्गत जो है आपकी वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत जो आती थी, वैदिक संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और आपकी लौकिक संस्कृत 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। बात करें हम यदि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की, तो इसमें आपकी प्राकृत पाली भाषा, प्राकृत भाषा और अपभ्रंश भाषा, इन तीनों का काल जो है वह मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल के अंतर्गत रहा। पाली भाषा जो है वह हमारी 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक जो है चली थी। उसके बाद प्राकृत भाषा जो हमारी पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक चली, और उसके बाद आपकी अपभ्रंश भाषा जो हमारी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक चली। यदि हम बात करें अपभ्रंश, यदि हम बात करें सीधे सीधे इसके बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की, तो उसका भी जो है 3 भागों में डिवाइडेशन किया गया था, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। ठीक है, उसमें जो है आपकी प्राचीन जो आधुनिक हिंदी हमारी थी वह 1100 से 1400 ईस्वी तक जो है इसका काल माना गया। और आपका मध्यकालीन हिंदी जो आधुनिक हिंदी थी, उसका जो मध्यकालीन भाग था वह मध्यकालीन काल था वह 1400 से 1850 ईस्वी तक चला। और आपका आधुनिक हिंदी का काल 1850 से जो वर्तमान तक हमारा चल रहा है, यह काल जो है हमारे रहे थे। मैंने इसमें आपको यह भी बताया था कि ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के अंतर्गत जो है हमारी सभी जनजातियाँ आती हैं, और चीनी तिब्बती जो चीन और तिब्बत के बॉर्डर पर जो हमारे लेह लद्दाख का जो क्षेत्र है, वहाँ पर जो है जो भाषा बोली जाती है वह चीनी तिब्बती भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। भारोपीय परिवार यानी कि हमारा मध्य से उत्तरी जो भारत का हिस्सा है वह भारोपीय परिवार के अंतर्गत आता है। और हमारा मध्य भारत के मध्य भाग से दक्षिणी का जो हिस्सा है, दक्षिण भारत का जो हिस्सा है वह हमारा द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। तो यदि अब हम बात करें इससे आगे की वीडियो में, तो इससे आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे सीधा हमारे यानी कि जो विश्व में सर्वाधिक जो है बोली जाने वाली भाषा, और उसमें हमारा हिंदी भाषा का स्थान कौन सा है, या आपको संपूर्ण विश्व में कितनी जो है लगभग भाषाएं प्रचलन में है, या हमारे भारत के अंदर जो है कितनी मातृभाषाएं जो है बोली जाती हैं। इसके बाद हिंदी को संविधान के अंतर्गत जो है कब राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया, या कैसे कैसे जो है संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा कैसे कैसे मिला, उसके क्रम के हिसाब से जो है हम अगली वीडियो में जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हमने अब हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास के अंतर्गत ये सभी चीज़ें पढ़ी। अगली वीडियो में हम विस्तार से संविधान के अंतर्गत हिंदी भाषा को कैसे लाया गया इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, और यदि आपको जो है मेरे हाथों से लिखे हुए हस्तलिखित नोट्स यदि चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका भी नाम जो है स्टडी विद PS एजुकेशन है वो ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है वह सभी आपको जो है नोट्स के माध्यम से स्टडी विद PS एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध जो है सभी सामग्री हो जाएंगी। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका हिंदी और आपका पॉलिटी के साथ साथ आपकी हिस्ट्री की वीडियो भी जो है स्टार्ट की जाएंगी, और उसके साथ साथ आपको जो है इंग्लिश की वीडियो जो है हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएंगी, जिसमें जो है अलग से जो है टीचर्स आपको पढ़ाएंगे जो कि बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही लगनशील हैं और बहुत ही माइंडेड हैं, जो आपको विस्तार पूर्वक जो है बिल्कुल आसानी से जो आप समझ सको इस तरह से इंग्लिश विषय को भी जो है आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।